हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था शासन का जो कि पूर्वावलोकन है, जो कि क्या है, पूर्वावलोकन है। और ये घटना चक्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? घटना चक्र से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज से। पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के बाद जो है हम आपको MCQ हल करवाएंगे। ठीक, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, यानी कंपनी ने शासन करने के लिए कौन कौन से अधिनियम जो है पारित किए थे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ब्रिटिश संसद यानी कि जो ब्रिटेन में जो संसद थी उसके बारे में वो है ब्रिटिश संसद, मतलब जो ब्रिटेन में संसद थी। ठीक, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, हमारे बंगाल क्षेत्र, हमारे भारत में एक बंगाल है, पश्चिम बंगाल आपने सुना होगा। तो उस समय जो है ये मतलब बंगाल का क्षेत्र होता था। तो उस समय बंगाल में एक शासन करने के लिए एक गवर्नर होता था। तो वही कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम जो है बदल कर अब उसको एक पदभार दे दिया गया, क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था, अब वो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम उसको दे दिया गया। अब जब गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है तो गवर्नर को सहायता देने के लिए कुछ लोग होंगे उनके पास। जो गवर्नर है अब वो अकेले तो काम करेगा नहीं, अपने साथ कुछ हेल्पर को रखेगा कि नहीं। तो वही कह रहा है कि पहले तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसके बाद उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य यानी 4 लोग, 4 सदस्य जो है, एक 4 सदस्य जो है कार्यकारी, जो कि कार्य उसके साथ करेंगे, मिलकर उसके साथ कार्य करेंगे। तो एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है। अब वो जो 4 सदस्य मिलकर उनका जो गठन किया गया था, ठीक, मतलब एक कार्यकारी परिषद बनाया गया था, उनका जो कार्यकाल रहने वाला था वो 5 वर्ष तक रहने वाला था। इन 5 वर्ष के बाद फिर कोई आएगा। इस एक्ट के द्वारा जो वारेन हेस्टिंग था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, क्या होगा आप बताइए, कमेंट में बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था वारेन हेस्टिंग। और उसकी सहायता के लिए जो एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी जिनमें 4 सदस्य थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और क्या था, बारविल। ये सब जो है वो काउंसिल के जो है सदस्य थे, यानी कि जो कार्यकारी परिषद बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था कार्यकारी परिषद, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उनका, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल नाम कब आया, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नाम आया था। जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हीं को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था, यानी कि पदभार उनको दे दिया गया था। और वारेन हेस्टिंग कौन थे, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उनके साथ जो 4 सदस्य आए थे सहायता के लिए, जिनको मिलाकर एक जो है कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, उनका कार्यकाल कितने था, तो वो 5 वर्ष का था। और कौन कौन थे वो 4 सदस्य, एक थे फ्रांसिस, दूसरा थे क्लेवनिंग, तीसरे थे मानसिन और चौथे थे बारवेल। ठीक, इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि सपरिषद गवर्नर जनरल को, यानी परिषद के साथ गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक, यानी जो उस समय सैनिक में मतलब सैनिक थे वो, और जो सैनिक नहीं थे वो, उनके मतलब उनका जो उनके ऊपर जो है शासन करने का अधिकार भी इनको दिया गया था। सपरिषद, स मतलब होता है सहित, ठीक, परिषद के साथ यानी कि जितने लोग परिषद में थे, और गवर्नर जनरल को, ठीक, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम की जो प्रेसिडेंसी वहाँ बनी थी, वहाँ के जो सैनिक थे और जो सैनिक नहीं थे उन पर शासन करने का अधिकार इनको दिया गया। किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक, इसे प्रमुख मामलों में जैसे कि विदेश नीति, ये लिखा है ना, यथा मतलब होता है जैसे, इसे प्रमुख मामलों में जैसे कि विदेश नीति में मद्रास का भी और बम्बई की प्रेसिडेंसी का भी अधीक्षण, मतलब प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। क्या करना था, प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। देखो, ये हमारे भारत का मैप है, यहाँ तरफ इस तरफ था बंगाल, मद्रास, और यहाँ था बम्बई, यहाँ था बम्बई। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था
उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों का एक कार्यकारी परिषद बनाया गया, जिनके सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। जिनके सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। अब प्रथम गवर्नर जनरल भारत मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इनकी सहायता के लिए जो 4 सदस्य को लाए गए थे वो कौन थे? वो थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और कमेंट बताइए कौन? बारवेल। ठीक। अब ये जो परिषद बनाई गई गवर्नर के साथ मिलकर, इनको जो है फोर्ट विलियम की जो प्रेसिडेंसी बनी थी वहाँ बंगाल में, और उन पर जो है सैनिक और असैनिक यानी कि दोनों के ऊपर जो है शासन करने का अधिकार इनको दिया गया। ठीक। इसके अलावा इन्हें जो है मद्रास, ये जो यहाँ मद्रास है, उसके बाद यहाँ जो बम्बई है, इनका भी अधीक्षण करने का अधिकार इनको दिया गया। अधीक्षण मतलब वहाँ पे ये देखभाल कर मतलब उसकी जायजा लेंगे। ठीक। वहाँ पर भी अधीक्षण करने का इनको अधिकार दिया गया। ठीक। अब क्या कह रहा है कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता कहाँ पे है? बंगाल में। ठीक। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई। अब इसमें क्या था? अब सुप्रीम कोर्ट जब बनाया गया तो उसमें कुछ न्यायाधीश होंगे। ठीक। और कितने होंगे? न्यायाधीश होंगे। तो आप वर्तमान में भी पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पर कोई मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य जज भी होते हैं। ठीक। तो वही कह रहा है कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने मतलब कंपनी में जो लोग काम करते थे, कंपनी के कर्मचारियों मतलब कंपनी में जो लोग काम करते थे, तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है कंपनी मतलब कंपनी तो व्यापार करती ही थी, साथ ही साथ अपना निजी व्यापार ये लोग करने लगे थे, और वहाँ के लोगों से ये लोग जो है उपहार लेने लगे थे। उपहार जो मिलता था वो भारतीयों से उपहार भी ये लोग लेते थे। तो जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी कंपनी के कर्मचारी होंगे वो अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, और जो भारतीयों से उपहार लेते थे वो भी नहीं लेंगे। इन दोनों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक। अब उसके बाद आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या कहा गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो व्यापारिक कार्य थे, व्यापारिक मतलब जो व्यापार के लिए था, और राजनीतिक जो वहाँ के लोगों पर शासन कर रहे थे। ठीक। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण मतलब अलग अलग कर दिया गया। इन दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया। कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, जब कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को, ये पहले एक थे, अब इनको जो है अलग अलग कर दिया गया। ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। देखो, समझने का प्रयास करेंगे आप कि 1784 में कब जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें जो है राजनीतिक और व्यापारिक इन दो कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक। अब कह रहा है कि राजनीतिक जो मामले थे, मतलब जो राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाया गया था? निदेशक मंडल, नियंत्रण बोर्ड जो कि नियंत्रण करेगा, नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, जिसे हम जिन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और व्यापारिक कार्यों को अधीक्षण मतलब और जो व्यापारिक जो कार्य होते थे उनको संभालने के लिए, उनका अधीक्षण करने के लिए निदेशक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? निदेशक मंडल। देखो, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इतना समझिए, जो राजनीतिक लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं कि लोगों पर अपना कंट्रोल यानी आप लोगों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। तो उसी से आप याद कर लीजिएगा कि राजनीतिक जो कार्य थे उन पर नियंत्रण जो है नियंत्रण बोर्ड कौन कर रहा था? नियंत्रण बोर्ड कर रहे थे। और व्यापारिक कार्यों पर जो अधीक्षण संभाल रहे थे, कार्यभार जो संभाल रहे थे, वो निदेशक
मंडल, कौन, निदेशक मंडल संभाल रहे थे। इज दैट क्लियर? क्लियर। एक बार फिर से आप देखेंगे कि पीट्स इंडिया एक 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक, आपको मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, अब इसमें जो इन दो कार्यों को अलग कर दिया गया, अब इनको जो है अधीक्षण करने के लिए, देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए किसी को तो नियुक्त किया जाएगा। तो वही कह रहा है कि व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए निदेशक मंडल को बनाया गया और उसके बाद राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया। किसको बनाया गया? नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है, याद हो रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। अब 1786 का अधिनियम पारित किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, सामान्य नहीं, कोई अड़चन आ गई तो वहाँ विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त यानी कि खत्म, खारिज करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। अब 1786 के तहत गवर्नर जनरल को एक और शक्ति प्रदान कर दी गई। क्या कह रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में वो अपने परिषद के निर्णय को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ये शक्ति उनको दी गई। अब और क्या मिला? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। जो पहले प्रधान सेनापति के पास शक्तियां होती थी, अब वो भी जो है गवर्नर जनरल को दे दी गई। यही कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल को यहाँ पर लोग शक्तिशाली बना रहे हैं। ठीक, अब ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। कौन से दोनों अधिकार, कौन शक्ति? एक विशेष परिस्थितियों में जो है अपने परिषद के निर्णय मानने और ना मानने, और दूसरा जो है ये प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। तो ये दोनों अधिकार है, ये जो है सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है प्राप्त किए थे। कौन कौन? एक विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को मानने और ना मानने यानी निरस्त कर सकते थे और लागू भी कर सकते थे, और दूसरा प्रधान सेनापति की शक्तियों को भी इन्होंने प्रदान कर दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। तो वही कह रहा है कि सर्वप्रथम ये कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी अब 20 वर्षों के लिए और व्यापार कर सकती है। किस चार्टर के तहत? 1793 के। और 1813 के जब चार्टर पारित किया गया उसमें कहा गया कि जो भारत के लोग हैं उन पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का वो बंद कर दिया गया। कितना? 1 लाख रुपए खर्च करने का वो बंद कर दिया गया, लेकिन कभी ये हुआ नहीं, बस कागजी कार्रवाई थी। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो है भारत से मतलब व्यापार नहीं कर सकती थी भारत के साथ, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वो था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, और चीन तथा चाय के व्यापार को छोड़ करके, तो उस पर इसका एक अधिकार बना रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके 1793 के तहत क्या बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। वर्तमान में भी है, ये वर्तमान में भी है, ये वर्तमान में भी है। ठीक, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखो एक क्वेश्चन वहां पुट अप हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था,
अब एक क्वेश्चन यहाँ होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। ठीक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य अब समाप्त कर दिए गए। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो थे वो समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित रखा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जिसे चौथा सदस्य कहते हैं, उसको सम्मिलित किया गया। कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को सम्मिलित कर दिया गया। और ये चौथा सदस्य कौन था? ये थे सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कानूनी सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया था सबसे पहले? तो सर्वप्रथम मैकाले को जो है शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत सपरिषद यानी परिषद के सहित, मतलब परिषद सहित जो कार्यकारी परिषद थी और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। ठीक। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। इसके पहले क्या 1784 की पीट्स इंडिया एक्ट में किसको अलग किया गया था? तो राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया था 1784 की पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब 1853 आया। 1853 में विधायी शक्तियों को और कार्यकारी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। क्लियर करिएगा आप लोग। अब और क्या कह रहा है कि विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना कर दी गई। विधि के निर्माण, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय मतलब होता है केंद्र, भारतीय मतलब केंद्र, ठीक, विधान परिषद के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर अभी हम क्या जानते हैं? विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद जानते हैं ना, वही पहले विधि निर्माण के लिए ही ये बनाया गया है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आपको क्या याद रखना है कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को और कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया गया था। विधि निर्माण हेतु एक विधायी परिषद को बनाया गया था। आगे चलकर यही केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? देखो, कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? 1774 ईस्वी। एक्ट आया था 1773 लेकिन स्थापना 1774 में किया गया था। अब इसमें आप कुछ बताएंगे हमको क्या कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। कितने मुख्य न्यायाधीश थे? एक थे। कितने इनके सदस्य कितने थे? वो थे तीन अन्य मुख्य न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे और तीन अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे थे। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए कुछ लिखा गया है विस्तृत में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में किया गया था। सर एलिजा इम्पे, यहाँ देखो लिखा गया सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। तो गलत, लेमेस्टर नहीं थे, सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपी, ये किस क्वेश्चन में, ये मतलब ये कहाँ आया था? तो प्री एग्जाम में जो री एग्जाम हुआ था ARO, यूपी RO ARO में 2016। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सूची 1 दिया गया और सूची 2 में कह रहा है मिलान करना है। ठीक, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखो, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ही जो है व्यापारिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक, मतलब राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। व्यापारिक कार्यों के जो राजनीतिक, हमने कहा था ना, राजनीतिक लोग क्या चाहते हैं? लोगों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, यानी राजनीतिक कार्यों के लिए उन्होंने नियंत्रण परिषद की स्थापना की थी और व्यापारिक कार्यों के लिए उन्होंने निदेशक मंडल की स्थापना की थी। तो ए का राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। इसका ये हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, जी ये तो 1813 में ही दिया गया था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चौथा सदस्य जो लॉर्ड मैकाले आए थे, जिन्हें चौथा सदस्य कहा जाता है, ये 1813। कब? 1813। यानी ए का बी, ए का बी, ए का बी यानी पहला गलत, सी गलत। ए का बी इज देयर क्लियर, बी का वन, बी का वन यानी कि डी गलत। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एलियस, ये जो है एलियस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किससे या किन किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जी बिल्कुल सही। जनरल कमेटी ऑफ बिल्स इंस्ट्रक्शन 1823, बिल्कुल सही। प्राक्ष्य विधि आंग्ल विधि विवाद, बिल्कुल सही। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। क्या किया? हतोत्साहित कर दिया था एकदम। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, यानी हमारे यहाँ जो शिक्षा चल रही थी, जो भी शिक्षाएं प्राप्त हो रहे थे लोगों को, उनका जो है हतोत्साहित करके इन्होंने पश्चिमी शिक्षा को लाया और अंग्रेजी भाषा को सिखाया, क्योंकि ये अपने यहाँ के जो वस्तु थे उसको हमारे यहाँ बेचना चाहते थे। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को जो है अपनाया गया था। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1823 में हुई थी। ठीक, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का जो गठन किया गया था 1823 में, उसका मुख्य कार्य यही था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। ठीक, समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। जो ये समिति बनी थी उसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राध्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेविलियन कौन थे? तो ट्रेविलियन थे। और जबकि एच सी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। इतना डीप में तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के गवर्नर जनरल कौन था प्रथम? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले ये कि जनरल कमेटी
ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई? 1823 में हुई थी, पहला। दूसरा ये था कि ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत प्रतिवर्ष जो 1 लाख रुपए का अनुदान लिया गया था। इज दैट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। इस अधिनियम में किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। वो क्या था? 1813 का चार्टर अधिनियम। देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया था। यानी 1813 में सिर्फ भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ नहीं। जबकि 1833 के जब चार्टर एक्ट अधिनियम आया था तो उसमें व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया था। पूरे समस्त जितना व्यापारिक कार्य था कंपनी का सब समाप्त कर दिया था, तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्यों ही करने थे, केवल राजनीतिक कार्य, यानी व्यापारिक कार्य समाप्त पर मतलब पूर्णतः समाप्त कर दिया था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कंपनी के साथ कंपनी के समस्त व्यापारिक जो अधिकार थे, एक अधिकार जो था वो कब समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और जब चीन और चाय के साथ व्यापारिक एक अधिकार को छोड़ करके तो वो 1813 का चार्टर अधिनियम आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसके पहले हमने पढ़ के आया था 1813। अगर समस्त बोले, समस्त एक अधिकार को समाप्त कर दिया था तो वो 1833। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लगभग लास्ट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। बिल्कुल गलत, यहाँ नहीं आया था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और केवल 2। इज दैट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज का लास्ट क्वेश्चन था इसके बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, अभी है सॉरी, अभी एक है, अभी है। क्या कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 में कुछ भारतीयों को जो है मतलब भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो वो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें। ठीक, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या लिखा गया है। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें यह कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन जो भी पद है अथवा उनके अधीन जो भी सेवा है उसके लिए अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी की मांग हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक, ये रहा आज आपके क्वेश्चन जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है पॉलिटी का। तो डेली जो है आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा, बीच बीच में ये वीडियो आएगी। तो आप लोग जो है
चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कृपया करके कमेंट में आप लोग बताइएगा कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए था, कैसा चाहिए था। तो उसी प्रकार हम जो है आपको वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।